आराधना, मैं कैसे बता सकती हूँ ये? उसकी क्या पसंद है क्या ना पसंद मुझे नहीं पता। ऐसा करते उसको बुला के पूछते हैं। अरे अरे, भाभी को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं देखती हूँ ना, मुझे भाभी की पसंद मालूम है। हाँ ये भी ठीक है। हाँ। चल तू ही पसंद कर। ठीक है। बिल्कुल नहीं, इसकी पसंद तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तनु के लिए सिर्फ मैं पसंद करूंगी, ओके? ओह माय गॉड, ये हार मुझे पसंद आया है और ये देखिए, ये और साड़ी, हाँ ये ठीक है, ये ठीक कितना सुंदर है। अच्छा लग रहा है। और ये वाली साड़ी ले लेते हैं, है ना? नहीं 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 नहीं, ये अच्छी लग रही है, लाल साड़ी। दोनों अच्छी लगी। ये बड़ी सुंदर है। हाँ, और ये मैं रख लेती हूँ। छोटी दुल्हन ने इस शादी के लिए हाँ करके बहुत अच्छा किया। ऐसा करना बहुत जरूरी था क्योंकि दुल्हन की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं इस वक्त, और दुल्हन चाहती है कि अपने जीते जी वो छोटी दुल्हन को सारी खुशियां दे दे। दाई अम्मा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी को ऐसा घर परिवार मिलेगा जो उसकी खुशी को ही अपनी आखिरी चाहत बना लेगा। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें भला तो मेरी बेटी का ही हो रहा है। वो इस घर की अमानत है दाई अम्मा। मैं तो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे सारी खुशियां दे दी। विक्रम जी, जब एक लड़की बहू बनकर पराए घर जाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस घर के लोग उसकी खुशियों के बारे में, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सोचे ही ना। जबकि वो लड़की हर जिम्मेदारी, हर फर्ज हंसकर अपने ऊपर ले लेती है, हर सुख दुख अपना लेती है। तो क्या उस घर के लोगों का उसके प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? बनता है दाई अम्मा, लेकिन हर घर के लोगों की सोच ऐसी नहीं होती। हर घर में बेटी को बहू के रूप में स्वीकारा नहीं जाता। अक्सर तो ऐसा होता है कि घर पर आई मुसीबतों के लिए बहू को दोषी मानकर उसे मनहूस करार दे दिया जाता है। ये तो मेरी तनु की खुशकिस्मती है कि उसे आप जैसे लोग मिले जो उसे बेटी की तरह मानते हैं। विक्रम जी, हर बहू छोटी दुल्हन जैसी भी तो नहीं होती ना। अरे प्यार पाने के लिए प्यार देना भी पड़ता है। खैर बताइए, शादी की तैयारियों के लिए क्या क्या करना है? अब देखिए, कुछ जिम्मेदारियां तो आपको भी संभालनी पड़ेगी ना। मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई हूं। एक बार मैंने अपनी बेटी की विदाई की तैयारियां की थी और इस बार मैं इस घर की बहू की विदाई की तैयारियां करूंगा। पूर्वा, तनु भाभी की शादी में हमें कोई तोहफा तो देना होगा ना। क्या देंगे हम? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आदित्य, है। उन्हें देने के लिए हमारे पास अनमोल तोहफा है, और वो है उनके सुखी जीवन के लिए ढेर सारी दुआएं जो उनके जीवन से दुखों को मिटा देंगी। पूर्वा, हमारी दुआएं तो हमेशा उनके साथ है ही। देखो ना, वक्त भी क्या खेल दिखाता है। कल जो इस घर में बहू बनकर आई थी, आज उसी की खुशी के लिए उन्हें इस घर से विदा करने की तैयारी करनी पड़ रही है। लिखे को कौन मिटा सकता है आदित्य? पूर्वा, तनु भाभी के जाने के बाद ये घर और भी सूना हो जाएगा ना। तनु भाभी तो इस घर की धड़कन बन चुकी है, और अब उन्हें भी ये घर छोड़कर जाना होगा। देखते ही देखते क्या हो गया, साहिल भैया भी नहीं रहे, और माँ तो अपने जीवन के अंतिम मोड़ पर खड़ी है। ऐसे में तो ये घर अपने आप को संभालो पूर्वा। बड़ी मुश्किल से तनु भाभी ने शादी के लिए हाँ कहा है। अगर उन्होंने तुम्हें इस तरह रोते हुए देख लिया तो
शायद अपना फैसला एक बार फिर बदल ले। तुम तो जानती हो ना, इस परिवार के आंसुओं के बीच वो अपनी खुशी के बारे में सोच भी नहीं सकती। नहीं आदित्य, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। हेलो, आराधना बोल रही हूँ। तुम? हाँ मैं। हैरानी हो रही है ना? तुमसे बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं बचा। किसी भी पल तुम सच कहा तुमने, मेरे पास वक्त नहीं। मैं मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही हूँ। सोचा जाते जाते तुम्हें ये बता दूं कि हमारी जिंदगी में जो पल गुजरे हैं उसमें किसने क्या खोया है और क्या पाया है। जहां तक पाने का सवाल है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने कुछ नहीं पाया। गलत फहमी है तुम्हें मंदिरा। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया? क्या तुम ऐसा सोचती हो कि जाते जाते मेरे दिल में जो चाहतों का अंबार है उसे मैं पूरा किए बिगड़ चली जाऊंगी? ऐसा नहीं है मंदिरा। हाँ मैंने खोया बहुत कुछ है, लेकिन जाते जाते जितना खोया है शायद उससे भी ज्यादा पाया है। आज मेरा परिवार मेरे पास है। अगर मैंने साहिल को खोया है तो विकी के रूप में अपने बेटे को पाया है। धनु को एक बार फिर से मैं रंगों में सिमटी देखना चाहती हूँ और देखूंगी। सच को मंदिरा, खोया तुमने है, अपना बेटा और अपनी बहू। मैं सिर्फ एक ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में जो अपने बेटे के लिए नफरत है उसे मिटा दो। खैर मैंने इसलिए फोन किया था कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस दिन मेरे घर आओ। बेटी को विदा करते और बहू को घर लाते, लेकिन तुम तो उल्टा ही कर रही हो ना। तुम तो बेटी को घर में रखकर बहू को विदा कर रहे हो। अब तुम ही बताओ इसे क्या कहेंगे? नहीं पता, मैं बताती हूँ। इसे बेवकूफी कहते हैं। जिसे तुम जश्न कह रहे हो तो मेरी नजरों में बेवकूफी है। वैसे दावत के लिए शुक्र है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम्हें इतना वक्त दे कि तुम्हारी इस बेवकूफी भरी सोच को तुम सच होते हुए देख सको। सागर, क्या हुआ? सोए नहीं अब तक? तेरे एक अजीब सा सपना देखा मैंने। फिर वही एक्सीडेंट वाला सपना देखा? आज एक बिल्कुल ही अलग सपना देखा जिसका उस एक्सीडेंट वाले सपने से कोई लेना देना नहीं था। क्या क्या देखा? मैंने देखा कि एक औरत है जिसे 4 लोग खींच कर लिए जा रहे हैं और वो मदद के लिए मुझे पुकार रही है, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाया और वो लोग खींच कर ले गए। सागर, जब आपने मान लिया कि वो सपना था
तो फिर आपको सपने में डरने की क्या जरूरत? मैं सपने से नहीं डर रहा, मैं ये सोचकर डर रहा हूँ कि इन लोगों का मुझसे क्या रिश्ता है। वो 4 लोग को नहीं जानता, मैं उस औरत को नहीं जानता, इसे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सागर, जब सपनों से इंसान का कोई रिश्ता नहीं होता तो उसमें जो लोग आते हैं उनसे कैसे रिश्ता हो सकता है? सही कह रही हो तुम। सपने में वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और यहाँ कुछ लोग हैं हकीकत में जो मुझे और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा, बल्कि मुझे तो लगता है ना कि छुटकी जो कह रही है उसका उल्टा होने वाला है। छुटकी क्या कहती? छुटकी कहती है कि शादी के बाद मैं आपको परेशान करूँ। बिल्कुल सही कहती है। नहीं, मुझे लगता है आप मुझे परेशान करेंगे शादी। 1 मिनट, अभी भी वक्त है, चाहो तो इरादा बदल सकती है। मार डालूंगी मैं आपको। तो रोका किसको? बेटी को विदा करते और बहू को घर लाते, लेकिन तुम तो बेटी को घर में रखकर बहू को विदा कर रहे हो। माँ, अब हम यहीं रहते हैं। यहीं रहते मतलब? मैंने और पूर्वा ने वो घर छोड़ दिया। यूं समझ लीजिएगा कि आपका एक बेटा गया तो ये आदित्य एक बेटे के रूप में लौटकर आपके सामने आ गया। क्या ये माँ मुझे एक बेटे के रूप में स्वीकार करेंगी? क्यों नहीं बेटा, खुश रहे। बेटी को विदा करते और बहू को घर लाते, लेकिन तुम तो बेटी को घर में रखकर बहू को विदा कर रहे हो। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी मम्मी जी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तो बेटी, मैं मान लूं कि तू... हाँ मम्मी जी, आपकी चाहत पूरी करने के लिए मैं अपनी सोच, अपनी जिंदगी, सब कुछ बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं विक्की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू बेटा। जिसे तुम जश्न कहते वो मेरी नजरों में बेवकूफी है। बहन जी, ये सब शगुन का सामान मैं आराधना जी की तरफ से लेकर आया हूँ। आप तो जानती हैं कि वो आ नहीं सकती थी, इसीलिए मैं समझती हूँ। वैसे इन सब की जरूरत नहीं थी। एक रीत है, लेकिन मैं इसे निभाना जरूरी नहीं समझती। बहन जी, रीत तो है, लेकिन इस रीत के साथ बहुत से अरमान जुड़े हुए रहते हैं और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो इन अरमानों को पूरा करे। आज तनु के लिए आराधना जी ही उसकी माँ और बाप है। मेरा तो उसके ऊपर कोई हक रहा नहीं। अब ये अरमान भी आराधना जी का ही है और उनके अरमानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विक्रम जी, सच बात तो यह है कि एक तरफ जहां तनु को बहू के रूप में पाने की खुशी महसूस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आराधना जी के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। विधाता भी क्या क्या खेल खेलता है। बहन जी, होने को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। खैर, ये बताइए कि आगे क्या करना है? सबसे पहले तनु और विक्की कुलदेवी के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाएंगे। वो मंदिर यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर है। जाना क्या जरूरी है? नहीं, मतलब मेरा मतलब ये था कि आप तो जानती हैं कि आराधना जी की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में तनु को जाने के लिए कहना जरा... ये हमारे खानदान की परंपरा है और शुभ काम करने से पहले मैं देवी देवताओं को नाराज करना नहीं चाहती। वैसे भी बात कुछ घंटों की ही है। ठीक है, मैं आराधना जी से कह दूंगा। विक्रम जी, मंदिर से लौटते ही शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी।
मैंने बहुत जल्दी में मुहूर्त निकलवाया है। अगले सप्ताह मंगलवार बहुत शुभ है। ठीक है बहन जी, हमें इजाजत दीजिए। हमने उसके पिता को वचन दिया है, हमारे जैसा कोई बाप होगा जो अपने ही बेटे को जेल में डलवा दे। कर्म ही ऐसे किए हैं कि उसको जेल होना ही चाहिए। विजय भैया मन ही मन तुम्हें चाहने लगे। कभी तो मिलके सब बोलो, हर गुरुवार और शुक्रवार रात 8:30 बजे दूरदर्शन पर। चलो मंदिरा, तुमने ये तो मान लिया कि वो हमसे ज्यादा दौलतमंद है। वैसे भी इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान से बढ़कर होता है, और फिर ये तो दुनिया का दस्तूर है कि हर बड़ा इंसान अपने से छोटे इंसान को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उससे छोटा है। बस यही सिंघानिया ने किया है। और फिर सोचो, हम भी तो अपने से छोटे इंसानों के साथ यही बर्ताव करते हैं, तो फिर बुरा मानने वाली क्या बात है। बस इतना याद रखो कि मयंक की पसंद अच्छी है और साथ ही उसके पास ढेर सारी दौलत भी है। और जब प्यार करने वाले फैसला करते हैं तो उनके फैसलों को कोई बदल नहीं सकता। इसका सबूत तो तुम्हें आदित्य दे ही चुका है। और मुझे यकीन है कि सिंघानिया के मना करने के बावजूद काम्या सब कुछ छोड़कर आ जाएगी। और अगर एक बार काम्या इस घर में आ गई तो अपनी इकलौती बेटी की खातिर सिंघानिया देर से ही सही रास्ते पर आ जरूर जाएगा। खैर, मयंक तो गया ही है, देखते हैं सिंघानिया क्या फैसला करता है। मेरा फैसला नहीं बदलेगा काम्या। चौधरी खानदान के लोग इस लायक नहीं है कि वो हमसे रिश्तेदारी कर सके। पापा मैं मयंक से बहुत प्यार करती हूँ, और आप प्यार को दौलत के तराजू पर तौलना चाहते हैं। और वैसे भी मयंक के पास इतना सब कुछ है कि वो मुझे हमेशा खुश रख सकता है। अरे 2 वक्त की रोटी तो हर इंसान किसी ना किसी तरह कमा लेता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका जीवन सुखी हो गया। मेरी और आपकी सोच में बहुत फर्क है। मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है, और जबकि आपके लिए रुतबा और दौलत। ये दौलत और ये रुतबा मुझे भीख में नहीं मिला। मेरे पुरखों ने बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत और लगन को मैंने बरकरार रखा है। तब ये सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज बनी। अगर मुझे किसी अरे गहरे के साथ में रिश्तेदारी करनी होती तो ये रुतबा बनाने की क्या जरूरत थी? बस बहुत सुन चुका मैं। मेरे परिवार को ऐरा गहरा कहकर आपने सारी हदें पार कर दी। काम्या को देखकर मुझे लगा कि इसके अंदर जो संस्कार हैं वो आपके दिए हुए, लेकिन मेरी गलत है। आपको देखकर हैरान हूं। आप काम्या के पापा हैं। माना मैंने माना आपके पास बहुत ज्यादा दौलत, लेकिन हम भी कोई रात चलते भिखारी नहीं है। और जहां तक बात रही काम्या की, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप सुना आपने? मुझ में जो संस्कार है वो आपके दिए हुए है ही नहीं। इसका मतलब आप मेरे पापा नहीं हैं। काम्या, लोहा गर्म हो चुका है, हथौड़ा मार दो।